नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक एवं हेड मास्टर के प्रैक्टिस सेट 7 पर आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? सवाल है कि संवेग है क्या? तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना, ये सभी संवेग के उदाहरण हैं। अब सवाल है कि इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? पहला चॉइस है दमन, दूसरा चॉइस है पलायन, दूसरा चॉइस है शोधन, प्रक्षेपण, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। शोधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किशोरों में संवेग को नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने नैतिक स्तर का प्रतिपादन किया है? उत्तर होगा 3, मतलब 4 नैतिक स्तर का प्रतिपादन किया है। अब यहीं से क्वेश्चन देखिए कि नैतिक स्तर के का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। व्याख्या मांगे तो कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह बताया है कि बालकों में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है संवेग पाए जाते हैं किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था में, या उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चूंकि संवेग सभी अवस्थाओं में पाई जाती है, किसी अवस्था में संवेग तीव्र होती है, किसी अवस्था में संवेग कम होती है, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। सभी अवस्थाओं में संवेग पाई जाती है। उस संवेग बाद में पैदा होते हैं, जैसे ईर्ष्या, प्रेम, और कुछ संवेग जन्मजात होते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बालक का दृष्टिकोण उसे किस रूप, उसकी प्रकृति क्या होती है? कल्पनावादी होती है कि यथार्थवादी होती है, या फिर सांसारिक दृष्टिकोण, या बहिर्मुखी दृष्टिकोण? और इसका आंसर हो जाएगा 2, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बालकों का। इसे भौतिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, और इस दृष्टिकोण के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ है उस विश्वास अथवा सिद्धांत से जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह दिखाई पड़ता है। एक बालक को जिस तरह से संसार दिखाई देता है, बालक की नजर में यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है कि विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल एवं पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल। इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशन। विवेक की अवस्था का संबंध पोस्ट कन्वेंशन से संबंधित है। यह अवस्था इस व्याख्या में है, यह अवस्था नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति में विवेक जाग जाता है, व्यक्ति में उचित अनुचित, अच्छे बुरे आदि के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। यहां से एक प्रश्न और बन सकते हैं। यहाँ तो पूछा गया कि विवेक किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ से यदि पूछा जा सकता है कि पोस्ट कन्वेंशनल में व्यक्ति में उचित अनुचित, अच्छे बुरे
आदि के बारे में व्यक्तित्व विचार विकसित हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विवेक। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस कार्य को करने के लिए विशेष क्षमता को कहते हैं? किसी कार्य को करने के विशेष क्षमता क्या कहलाता है? यहाँ पर है अभिरुचि, अभियोक्ता, प्रत्यक्षीकरण, अभिवृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा एक, अभियोक्ता। व्याख्या में आइए। अभियोक्ता परीक्षणों की सहायता से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षार्थियों को चुनाव में बहुत सहायता मिलती है। अभिक्षमता परीक्षण में उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। प्रश्न है कि किसी कार्य करने की विशेष क्षमता को कहते हैं अभियोक्ता। मतलब किसी भी बालक का किसी एक निश्चित काम में विशेष रुचि है या उस काम को करने की क्षमता उसमें अधिक है, और इस बात को अभियोक्ता के माध्यम से उसकी परीक्षा की जाती है। अगला है कि पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? क्रोध, भय, दुख, भय, आश्चर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा भय। 3। ये सभी क्रोध, दुख, भय, आश्चर्य संवेग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि किसकी देन है? व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि ये फ्राइड, बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे, जिनका ये देन है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का है। और ये पंक्ति बहुत ही फेमस, कई बार ये प्रश्न देखते हैं विभिन्न स्टेट सीटेट में पूछी गई है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है। बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। यह सत्य नहीं है। बाकी बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। इसका मतलब होता है कि बालकों में पैदा होने वाला संवेग क्षणिक होता है और बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है। वयस्क, इसका दूसरे अर्थों में देखें तो वयस्कों में पैदा होने वाला संवेग बालकों की तुलना में अधिक नियंत्रण में रहता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल पोस्ट खाने हैं कितने हैं? दरअसल यहां से दूसरा प्रश्न भी आ सकता है कि बुद्धि संबंधी मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने दिया था। लेकिन पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोशिका खाने हैं? आंसर हो जाएगा 120 खाने हैं। अगला प्रश्न है उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। इसमें से क्या नहीं है? भावनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये सभी शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार है, लेकिन चिंतन उद्देश्य इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व के युग के नाम दिया है। गुण होगा, वो किस गुण के होते हैं? अंतर्मुखी या बहिर्मुखी या
स्नायु विकृति स्थिर। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता हो, सामाजिक प्रवृत्ति का हो, तो वो बहिर्मुखी होगा, और जिसमें यह इस तरह की प्रवृत्ति नहीं हो उसका आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्न हो सकती है। मतलब कहा जा रहा है कि उनके बुद्धि का आकलन हो और स्तर समान हो, लेकिन जो उनकी उपलब्धि हो, मतलब वो जो सीखते हैं उसमें अंतर पाया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगला चॉइस कहता है कि सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। ये बात तो गलत है, कुछ ना कुछ समानता सभी बालकों में होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर यह एक दिशा की ओर झुक जाता है। ये भी बात गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता वंशक्रम के कारण होती है। अगला चॉइस है, इसका आंसर हो जाएगा सही उपयुक्त परिभाषा एक है। यदि विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर समान हो तब भी उपलब्धि में भिन्न हो जाती है, इसे व्यक्तिगत भिन्नता को सबसे सटीक तरह से परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है कि पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला चॉइस है स्किनर, दूसरा चॉइस है वाटसन, तीसरा चॉइस है थॉर्नडाइक, चौथा चॉइस है बरुंडा। पुनर्बलन को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? जब कोई बालक क्रिया करता है तो उस क्रिया के दौरान उसमें अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया के दौरान जो उसमें उपलब्धि हासिल होती है उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षकों को छात्रों का पुनर्बलन जैसे काम देने चाहिए। हालांकि ये दो प्रकार की से होती है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। प्रश्न पे आते हैं। कहा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसने स्किनर ने किया था। F.B. स्किनर का पूरा नाम है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? सन्निहित है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के से अलग है, एक दूसरे से बिलगाव रखते हैं, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से सन्निहित है। संवेग पे चर्चा हो चुकी है। संज्ञान क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। शिक्षण की प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। संवेग के अंतर्गत समान तौर पर एक ऐसी ऊर्जा है जैसे क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, स्नेह, इमोशन। और संज्ञान मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक ज्ञान है, और दोनों के बीच संबंध जो है एक दूसरे से सन्निहित है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे? शिक्षकों को पता हो रहता है कि छात्र में कौन छात्र औसत दर्जे का है, कौन तेज है पढ़ने में, लेकिन पूछा जा रहा है कि आप किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे? इसका उत्तर है सभी प्रकार के बालकों से। अगला प्रश्न है कि एक छोटा बालक एकांत स्थान में डरने लगता है, इसका कारण यह है कि बालक में समुदाय की भावना जन्मजात पाई जाती है, बालक में जन्मजात भय या संवेग पाया जाता है, बालक में अनुबंध पाया जाता है, बालक में सहायता की बुनियादी आवश्यकता उपस्थित रहती है। इसका आंसर हो जाएगा कि बालक में अनुबंध पाया जाता है। अब है कि अनुबंध है क्या? बालक को डांटा जाता है या उसे सजा दी जाती है, ऐसे में बालक इस तरह का व्यवहार दोबारा न करना सीख जाता है। इस प्रकार के अनुबंध को नैमित्तिक अनुबंध या क्रियाभूत अनुबंध कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक डर बस
किसी कार्य को दोबारा न करने का प्रयास करे। ऐसी प्रक्रिया को नैमित्तिक अनुबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है जो बालक को प्रेरित करे। कहा जाता है शिक्षण के अंतर्गत बालकों में प्रेरणा पैदा किया जाना चाहिए, और उसमें से क्या क्या प्रेरणा के हिस्सा है? चालक, उद्दीपन, प्रेरक, भोजन। इसका आंसर हो जाएगा भोजन। भोजन प्रेरणा का स्रोत नहीं है। व्याख्या में आइए तो प्रेरणा के मुख्य 4 स्रोत होते हैं: आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। अगला प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? किसी बात को लेकर छात्रों में यदि दुविधा हो या उनकी प्रवृत्ति, उनकी अवधारणा को लेकर के दुविधा हो, तो एक शिक्षक उसे किस प्रकार दूर कर सकता है? पहला चॉइस है कि एक बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा, व्याख्यान देकर, प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा का अवसर प्रदान करके। यही होगा। जिन मुद्दों पर छात्रों में दुविधा हो उन मुद्दों को लेकर के कक्षा में परिचर्चाएं होना चाहिए, या फिर अन्वेषण। तो अगला प्रश्न है संज्ञान में शामिल है ज्ञान और समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन। ये सभी संज्ञान के हिस्सा हैं, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह से आज प्रैक्टिस सेट 7 पे चर्चा समाप्त हुई। फिर प्रैक्टिस सेट 8 पे चर्चा होगी।